for the opportunity to cause initial again infection में टाइफाइड फीवर का वो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो उसने जनाब ब्लड कल्चर किया, उसमें तो नहीं आया, लेकिन टाइपिडार टेस्ट में वो IgM नेगेटिव है, IgG क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब यह है इस बंदे को रीसेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर साल्मोनेला की स्पीशी बहुत टाइम से रिजाइड है। इसको जब भी चांस मिलेगी तो वो दोबारा टाइफाइड कर सकेगा कि नहीं। और ये भी एग्जाम में आता है कि साल्मोनेला अगर बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर में 6 महीने से ज्यादा टाइम बॉडी में गुजारे तो फिर ये किस आर्गन के अंदर जाकर चुप करके बैठ जाता है, टू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कॉज इनिशियल अगेन इन्फेक्शन, दैट इज गॉल ब्लैडर। ये किसके अंदर जाता है, गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर इज द साइट फॉर द रिजाइडिंग या हाइडिंग ऑफ विच बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइपी। तो ये भी सर्जन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप सर्जरी वार्ड में काम करते हैं, सर कहता है कि यार कोलिसिस्टेक्टोमी, व्हाट इज कोलिसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इसकी इंडिकेशन क्या है, ये हम कब रिमूव करते हैं। नंबर 1 इज गॉल स्टोन। जिस बंदे की गॉल ब्लैडर में क्या हो, स्टोन हो, तो उसका बेहतर इलाज यह है कि उसको हम रिमूव करें। नंबर 2 इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम हो चुका है तो उसका 90% वजह यह है कि इसके अंदर क्या है, स्टोन है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, हमने पढ़ा था कि नहीं, उसको भी रिमूव करते हैं। फिर थर्ड ये है गॉल ब्लैडर कैंसर है, अगर कैंसर है तो उसको भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और एक ये है क्रोनिक कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर। अगर एक पेशेंट है उसको टाइफाइड फीवर था लेकिन अब वो कैरियर बन गया है, उसमें वो स्पीशी रह गई है लेकिन उस पर टाइम साल से ज्यादा गुजर जाए, कितने से, साल से, तो उसका बेहतर हल ये है कि ऐसा ना हो कि इस बैक्टीरिया को अगर चांस मिले तो दोबारा ये इन्फेक्शन कराए और सीवियर इन्फेक्शन कराए। तो उससे बेहतर यह है कि टाइफाइड फीवर को खात्मे के लिए हम किसको भी रिमूव करें, गॉल ब्लैडर को रिमूव करें। क्लियर है कि नहीं। तो गॉल ब्लैडर की रिमूवल में ये एक इंडिकेशन है क्रोनिक कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर। लेकिन ये सवाल भी बार बार आता है कि जिस बंदे को अभी अभी मियादी बुखार हो जाए, टाइफाइड फीवर हो जाए, तो किस एरिया को ज्यादा हिट करती है। साल्मोनेला टाइपी लव टू हिट स्मॉल इंटेस्टाइन। किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसलिए टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटेरिक फीवर। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा का नाम सुना है कि नहीं। म्यूकोजा के अंदर ये एक एरिया में जाकर मल्टीप्लाई होती है जिसको पियर्स पैचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायर्स पैचेस। उस पायर्स पैचेस के अंदर IgA एंटीबॉडी भी होती है और ये बैक्टीरिया भी होता है। वो एंटीबॉडी अगर इस पे कमजोर रही तो फिर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, तो कॉन्स्टिपेशन भी कराएगी और बहुत सारी मसाइल और भी करा सकती है। तो इनिशियल एरिया दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट द क्रोनिक कैरियर एरिया इज गॉल ब्लैडर। क्लियर है। ये हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। आजकल टाइफाइड फीवर जिस बंदे में भी हो, प्लीज याद रखें, अगर प्रैक्टिकली कुछ सीखना चाहते हैं और आप कहें कि सर हमें ऐसा चीज बताएं कि हम पेशेंट को दें और अल्लाह की फजल से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो टाइफाइड फीवर में प्रैक्टिकली 2 चीजें याद रखें। नंबर 1, उसको पेनाडोल दे दें ताकि उसकी फीवर इंटेंसिटी क्या हो जाए, कम। पेनाडोल देते हैं 2 सुबह 2 शाम, क्योंकि पेनाडोल सिंगल काम नहीं करती, 2 देंगे BD में सुबह और शाम। और उसको बताएंगे कि ऑक्सीडेल 1 ग्राम इंजेक्शन लगानी है, एक सुबह और एक शाम को। तो दिन में कितने इंजेक्शन लगाने हैं, 2 फॉर 3 डेज। कितने दिन के लिए, 3 डेज। तो 6 इंजेक्शन पूरे करने हैं। इंजेक्शन ऑक्सीडेल के नाम से आती है, OXIDIL, ऑक्सीडेल 1 ग्राम, एंड दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन। ये क्या है, सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये वो एंटीबायोटिक है कि बहुत सारी बैक्टीरिया को कवर करती है। तो 2 बातें, पेनाडोल देंगे सुबह शाम 2-2 गोली फॉर 5 डेज। कितने दिन तक, 5 डेज। और 3 दिन तक सुबह शाम 1-1 ग्राम इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीडेल, लेकिन नट IM बट इन द वेन, इंट्रावीनस। क्या लगाएंगे, ये पाउडर वाली इंजेक्शन होती है, पाउडर, और इसको हम हल करके IV में लगाते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि उसको बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से आपने काम पे भी नहीं जाना, अपने आप को कंप्लीट रेस्ट करना है और कोई सख्त चीज नहीं खानी, जिस तरह गोश्त नहीं खानी, दाल वगैरह नहीं खानी। मतलब ये 3 से 4 दिन उसको बताए कि ये जो मतलब सॉफ्ट चीजें हैं, कस्टर्ड है, खीर है, इस तरह की चीजें खाए ताकि इसकी GIT पे बोझ ना पड़े। क्लियर है। ये सारी चीजें हैं, ये डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हाइमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इट कैन काज ब्रोंकाइटिस। देखिए माइक्रोबायोलॉजी जिसने सीखी उसने पूरी पैथोलॉजी सीखी, क्योंकि पैथोलॉजी का काज ही ऑर्गेनिज्म है और वो माइक्रोबायोलॉजी है सारी की सारी। ठीक है। यहाँ पे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कैन काज व्हाट, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कैन काज एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि
ट्रेकिया के ऊपर एक ढकना होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। उसकी इन्फ्लेमेशन को हम एपिग्लोटाइटिस कहते हैं। वो भी कौन करा सकती है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कैन कॉज निमोनिया इन चिल्ड्रन। ये बच्चों के अंदर क्या करा सकती है? निमोनिया करा सकती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोमोट करती है, ठीक है जी। और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर कराती है, व्हिच इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। इसको क्या कहेंगे? ओटाइटिस मीडिया। अब 2-3 बात याद रखें। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, और ये कौन सी शेप की है? रॉड शेप। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि पैरा इन्फ्लुएंजा, कौन सा? पैरा इन्फ्लुएंजा, या हम कहते हैं यार इस बंदे को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। क्या है? इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा अगर सादा कोई बंदा कहे या पैरा इन्फ्लुएंजा, ये 2 बातें याद रखें। इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा ये दोनों वायरस है। ये क्या है? वायरसेस है। लेकिन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्लियर है कि नहीं? तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा इज वायरसेस। ये हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो वायरोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। डन। अब ये स्फेरिकल शेप और रॉड शेप। अब कुछ बैक्टीरियाज होती है जो हमें स्पाइरल शेप नजर आती है, उसको स्पायरोकीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरोकीट्स। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ हम शेप पे देख के बताएंगे। दे लुक लाइक स्फेरिकल, मतलब स्पाइरल शेप, इस तरह। इसको कहते हैं वेवी शेप। वेव की तरह है कि नहीं? इसको हम कहते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और दोज बैक्टीरिया which look like spiral in shape they are called spirochetes। इसको क्या कहते हैं? स्पायरोकीट। इसमें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव की कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि स्पायरोकीट्स पे हम ग्राम स्टेनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? कैन ऑल बैक्टीरिया शुड डिफरेंशिएट ऑन ग्राम स्टेनिंग? नो, कुछ बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें एक स्पायरोकीट्स है। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जो स्पायरल शेप होती है, उसका नाम है बोरेलिया। विच बैक्टीरिया? बोरेलिया। अब देखें, बोरेलिया फुल फॉर्म इज बोरेलिया बोरडोरफेरी, ठीक है, बोरडोरफेरी। दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज लुक लाइक स्पायरल शेप। ये बैक्टीरिया मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, बिलीव मी, FCPS पार्ट 1 तक ही मुझे ये देखने को मिली एग्जाम में। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। बस सिर्फ इतना याद रखें, ये वर्ड अगर याद ना रखे, जस्ट रिमेंबर बोरेलिया। बोरेलिया जब भी एग्जाम में आ जाए, बोरेलिया बैक्टीरिया ये हमें माइक्रोस्कोप पे जो नजर आती है दैट इज स्पाइरल इन शेप, इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्पायरोकीट। एग्जामिनर ये पूछता है कि इस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लाइम डिजीज। विच डिजीज? लाइम डिजीज। आई विल डिस्कस दिस लाइम डिजीज इन अ डिटेल। लेकिन इसका एग्जाम क्वेश्चन ये है कि लाइम डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ये लाइम डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? दैट इज नोन एज बोरेलिया बोरडोरफेरी, ठीक है। अब लाइम डिजीज के अंदर 1-2 बात याद रखें। नंबर 1, लाइम डिजीज के अंदर फेशियल नर्व पॉलिसी होती है। क्या होती है? फेशियल नर्व पॉलिसी। आप लोगों को पता है कि क्रेनियल नर्व 1 से लेकर 12 तक होते हैं। नाम सुना है क्या नहीं? ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, एक होती है वेगस नर्व, एक होती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व वो नर्व है जो हमारी फेस की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। बात समझ रहे कि नहीं? फेशियल नर्व कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ द फेशियल मसल्स। अगर ये फेशियल नर्व पॉलिसी में डैमेज हो जाए तो इस बंदे पे जब गम की खबर आएगी, खुशी की खबर आएगी, तो उसमें एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, एक्सप्रेशन लेस फेस, दैट इज बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी। तो जो बोरेलिया बैक्टीरिया है ये फेशियल नर्व को डिस्टर्ब करके फेस की एक साइड या दोनों साइड पे ये क्या कराती है? पॉलिसी। तो लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। लेकिन 99% दोनों साइड की बाइलेटरल। BL स्टैंड फॉर बाइलेटरल। अगर एक बंदा है, ये प्रैक्टिकल बात है, उसमें फेशियल नर्व पॉलिसी है, इसका एक और नाम होता है मेडिसिन में बेल्स पॉलिसी। उसको क्या कहते हैं? बेल्स पॉलिसी। अगर बेल्स पॉलिसी में ये जो एंगल ऑफ माउथ है टेढ़ी हो जाती है, क्लियर है क्या नहीं? जिस तरह फालिज का अटैक होता है, ये एंगल ऑफ माउथ टेढ़ी हो जाती है। एक साइड की फेशियल नर्व पॉलिसी, द कॉमन काज इन पाकिस्तान इज स्ट्रोक। क्या होता है? स्ट्रोक, फालिज होता है। जब ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या हो जाए? कम। सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज। लेकिन अगर दोनों साइड की पॉलिसी हो जाए तो उसका मोस्ट कॉमन काज विच डिजीज? लाइम डिजीज, विच इज काज बाई बोरेलिया, बिकॉज दिस बैक्टीरिया हिट बोथ साइड ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। नंबर 2, इस डिजीज के अंदर हमारे पास क्या होता है?
ये बैक्टीरिया जाकर जॉइंट को डैमेज करता है एंड दैट इज लीड्स टू आर्थराइटिस। ये क्या करा सकती है? आर्थराइटिस। व्हाट इज आर्थराइटिस? दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। द पेशेंट विल कंप्लेन दैट ही और शी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ जॉइंट पेन, जॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखे दिस बुरीलिया कैन कॉज कार्डियक ब्लॉक। ये क्या करा सकती है? कार्डियक ब्लॉक। कार्डियक ब्लॉक को हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक। इसके बारे में एक दो पॉइंट याद रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमें इसके क्वेश्चन आते हैं, वो यही है। आप लोगों को पता है ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर फोकस करें। राइट एट्रियम के ऊपर यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसए नोड। नाम सुना है क्या? नहीं। इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे ए बी नोड होता है जिसको हम रिजर्व पेसमेकर कहते हैं। अब देखें, एसए नोड जब इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा तो वो किसको देगा? ए बी नोड को देगा। किसको देगा? ए बी नोड। अब एसए नोड से जो इम्पल्स ए बी नोड को आएगा तो लेफ्ट एट्रियम से भी गुजरेगा और राइट एट्रियम से भी गुजरेगा। और इस इम्पल्स की आने से दोनों एट्रियम की क्या होती है? कंट्रैक्शन होती है। अब सुन ले, इधर फोकस। फिर जब इम्पल्स इधर आएगा तो फिर क्या होगा? नीचे जब इम्पल्स जाएगा राइट वेंट्रिकल और तो उन दोनों की क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी। बात समझ रहे क्या? नहीं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी में। लेकिन इधर देखें, अगर ये ऐसे नोड इम्पल्स ए बी नोड को देता है तो एट्रिया कंट्रैक्ट होती है। फिर उसी टाइम पे ये कंट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, ये रिलैक्स होने चाहिए ताकि ये कंट्रैक्ट करे और ब्लड आगे जाए। तो फिर ये इम्पल्स यहाँ पे 0.1 सेकंड तक डिले होता है। इसको ए बी नोडल डिले कहते हैं। याद है कि नहीं? आप लोगों ने कैसे अगर पढ़ा होगा। अब देखें, ये जो 0.1 सेकंड का ये यहाँ पे रेस्ट करता है, उसी टाइम पे ये दोनों एट्रिया क्या होते हैं? कंट्रैक्ट। जब ये कंट्रैक्शन खत्म करते तो फिर ये क्या हो जाते हैं? रिलैक्स। और वो फिर इम्पल्स नीचे आकर इन दोनों को क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि एट्रिया और वेंट्रिकल शुड लिसन ईच अदर कि कब कंट्रैक्ट करना है और कब रिलैक्स करना है। और वो डिसीजन करेगा एसए नोड और कौन? ए बी नोड करेगा। बात समझ रहे क्या? नहीं। सुन ले, अगर यहाँ से 100% सुन ले, कितना? 100% इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ है तो कितना परसेंट ए बी नोड को आना चाहिए? 100। कितना परसेंट वेंट्रिकल को जाना चाहिए? 100। दैट इज हेल्दी हार्ट। अगर 100% में इम्पल्स कितना परसेंट ए बी नोड को मिला? 100। कितना? 100। लेकिन 50% ए बी नोड में रहा और 50% नीचे चला गया तो हम कहेंगे कि इम्पल्स को नीचे जाने में रुकावट है। हार्ट इज ब्लॉक हेयर। हार्ट यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है। वो इम्पल्स 50% नीचे नहीं ले जा रहा, जिसको कार्डियक ब्लॉक कहेंगे कि नहीं। अगर 50-50 ब्लॉक है तो उसको टाइप 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 1। इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री। अगर 30% यहाँ से नीचे जाता है तो कितना परसेंट ब्लॉक है? 70। कितना? 70। 30% इज कमिंग टू वेंट्रिकल बट 70% इज ब्लॉक। ये सीवियर केस है कि नहीं? इसको सेकंड डिग्री ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड। अगर मैं कहता हूं कि ए बी नोड ब्लॉक द इम्पल्स कितना परसेंट? 100। फिर एट्रिया खुद कंट्रैक्ट करेगी, ये अपने हिसाब चढ़ेगी, ये अपने हिसाब, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन था वो क्या है? खत्म हो गया है। बात नहीं समझिए यार। इस एट्रिया की जो काम है वो वेंट्रिकल को तब आएगा जब ये ऐसे नोड से इम्पल्स किधर जाए? ए बी नोड। और ए बी नोड किसको दे? वेंट्रिकल। अब अगर ए बी नोड में मसला है और वो इम्पल्स ऐसे नोड से तो ले रहे लेकिन ऐसे नोड से लेकर आगे नहीं दे सकता, तो ये कितना परसेंट ब्लॉक है? 100%। इसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्या कहते हैं? कंप्लीट। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसमें हम फिर पेसमेकर ट्रांसप्लांट करते हैं। क्या करते हैं? पेसमेकर। अब सुन ले, ये जो बैक्टीरिया है बुरीलिया, ये ए बी नोड को ऐसा ब्लॉक कर देती है कि नहीं चाहती कि 1% जनाब इम्पल्स भी नीचे जाए। तो इट कैन कॉज कार्डियक ब्लॉक बट फर्स्ट डिग्री, सेकंड या थर्ड, ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक करता है। क्या करता है? कंप्लीट। इस केस में एरिथमियास के चांसेस होंगे एंड द पेशेंट कैन डाई। इसलिए एग्जाम में ये आता है कि वो बुरीलिया कैन कॉज लाइम डिजीज विच लीड टू विच डिग्री हार्ट ब्लॉक? आंसर इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और केस, एरिथीमा। एरिथीमा से मुराद है रेड। एरिथीमा मीन रेड। नायग्रे कैन, इसका मतलब यह है नायग्रे कैन मीन रैशेस, रेड रैशेस ऑन द फेस।
ये जो बुरीलिया है ये फेस के ऊपर रेड रेड क्या रखती है, रेशेस करा सकती है, जिसको हम एरिथीमा नाइग्रिकेन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं यार? एरिथीमा के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एरिथीमा नोडोसम अलग चीज़ है, एरिथीमा मार्जिनेटम अलग चीज़ है, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन एक होता है एरिथीमा नाइग्रिकेन। ये जो एरिथीमा नाइग्रिकेन है ये किस डिजीज का हिस्सा है? लाइम डिजीज। और लाइम डिजीज इज काज्ड बाय बुरीलिया, और बुरीलिया लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप स्पाइरल शेप, इसलिए क्या है? स्पायरोकीट्स है। क्लियर है? अब यहाँ पे दो बातें, जब भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराएगी तो वो कौन सी डिजीज कराएगी? लाइम डिजीज। और लाइम डिजीज में कितनी चीजें होगी? 4। कितनी चीजें होगी? 4। इनमें से जो सबसे पहली चीज पेशेंट पे आएगी वो फेस के ऊपर आएगी। क्या आएगी? फेस। एक तो फेशियल पाल्सी होगी और फेस के ऊपर रेड रैशेज होंगे। तो जब भी लाइम डिजीज आप लोग पढ़ेंगे जिंदगी में कहीं पे भी, तो किसके बारे में नहीं भूलना? फेस के बारे में। किसके बारे में? फेस। तो फेस को देखे, एफ मीन फेशियल नर्व पाल्सी, ए मीन आर्थराइटिस, सी मीन कार्डियक ब्लॉक, और ई फॉर एरिथीमा नाइग्रिकेन। क्लियर है कि नहीं? अगर फेस भी आप लोगों को याद रहे दैट विल हेल्प यू हाउ टू रिमेंबर द फीचर ऑफ लाइम डिजीज। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना डिस्कस किया है ड्रग ऑफ द चॉइस। अगर किसी को लाइम डिजीज है तो आप उसको कौन सा ड्रग देंगे जिससे हम इस बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म करेंगे? दैट इज कॉल्ड डॉक्सीसाइक्लिन। इसको क्या कहते हैं? डॉक्साइसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन इज एंटीबायोटिक। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने नहीं देगी। अगर इस ड्रग के जरिए हम इस बैक्टीरिया की प्रोटीन को रोके, कैन दिस बैक्टीरिया सर्वाइव? नो, इट विल किल। सो डॉक्सीसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच डिजीज? लाइम डिजीज। लेकिन एक बात, डॉक्सीसाइक्लिन अगर फीमेल में हम दे दे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, इट कैन डैमेज द फीटस। तो लाइम डिजीज में पहली ट्राइमेस्टर के अंदर ये ड्रग हम नहीं दे सकते, फिर एमॉक्सिसिलिन देंगे। क्या देंगे? एमॉक्सिसिलिन। सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइम डिजीज इन प्रेगनेंसी दैट इज एमॉक्सिसिलिन, बट विदाउट प्रेगनेंसी दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। हाँ जी, क्वेश्चन। ओके, वेब्रामाइसिन अलग चीज है। वेब्रामाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन वो अलग कैटेगरी है। उसको कहते हैं मैक्रोलाइट्स। क्या कहते हैं? मैक्रोलाइट। लेकिन ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्या कहते हैं? टेट्रासाइक्लिन। ये अलग है, ये हम ड्रग जब पढ़ेंगे दैट विल बी इजियर टू यू। लेकिन वेब्रामाइसिन इज द एंटीबायोटिक बेस्ट वर्क इन द थ्रोट इन्फेक्शन। जिसको फ्लू है, जिसको कफ है, थ्रोट इन्फेक्शन, उसमें हम वेब्रामाइसिन दे सकते हैं। तो अभी तक बुरीलिया, बोर्डोरफेरी, स्पायरोकीट्स जो बैक्टीरिया है, ऐसी बैक्टीरिया जो हमें स्पाइरल शेप नजर आती है, उनमें से क्या है? बुरीलिया, बोर्डोरफेरी। नेक्स्ट देखिए लेप्टोस्पायरा। शाबाश, लेप्टोस्पायरा। इसका मतलब यह है दिस बैक्टीरिया इज आल्सो लुक लाइक व्हाट? स्पाइरल इन शेप। देखिए आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि जो बैक्टीरिया स्पाइरल नजर आती है उनमें से एक है बुरीलिया, दूसरा क्या है? लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा कैन कॉज अ डिजीज नोन एज लेप्टोस्पायरोसिस। इसको क्या कहते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस। ये इसकी डिजीज है, ये हम पढ़ेंगे अलग, ठीक है। लेकिन इतना याद रखें, जो लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है ये कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? स्टेगनेंट वाटर में, जहाँ पे पानी कड़ा होता है और उसमें फिर ये बच्चे जाकर गाँव के अंदर नहाते हैं, तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर गंदगी ज़्यादा होती है और उसमें लेप्टोस्पायरा के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो यूएस असेंबली और प्लेब में आता है कि जो स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे पानी कड़ा होता है, तालाब वगैरह या कोई जगह होता है, उसमें आप लोगों को पता है कि ये जानवर वगैरह भी जाते हैं, और इसमें जब जानवर यूरिन करे, उस जानवर की यूरिन में जब वो स्टेगनेंट वाटर के साथ मिलती है, दैट इज द बेस्ट एनवायरनमेंट टू ग्रो फॉर लेप्टोस्पायरा। इसका मतलब ये है कि अगर देखें इनफैक्ट, या हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अ स्टेगनेंट वाटर विच इज इन्फेक्टेड विद यूरिन ऑफ द एनिमल, उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो लेप्टोस्पायरा है, क्योंकि ये एग्जाम में इसी तरह आता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अदर फीचर क्या। इसमें मसल पेन होता है, इसमें जनाब आइस का मसला होता है, इसमें भी रेशेज होती है। लेकिन इसका हिस्ट्री होगा कि एक बंदा है, मतलब चाइल्ड है, और उसने जनाब वो नहा के आए है स्टेगनेंट वाटर में, एंड दैट वाज इन्फेक्टेड विद एनिमल यूरिन। तो थिंक अबाउट केस को इन्फेक्शन किसने की है? लेप्टोस्पायरा ने किया। और आखिर में अनदर बैक्टीरिया विच इज स्पायरोकीट इज ट्रेपोनीमा पैलेडम। क्या होता है? ट्रेपोनीमा पैलेडम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, तो प्लीज इसको कभी ना भूलना। और इसको बुरीलिया को और
ट्रेपोनीमा पैलेडम को। क्लियर है? ट्रेपोनीमा पैलेडम इज अ बैक्टीरिया विच इज स्पायरोकीट्स बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब जेनेटल कांटेक्ट, मतलब सेक्सुअल रूट से ये एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। तो इट कैन काज STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये क्या करा सकती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, उसको ट्रेपोनीमा पैलेडम इन्फेक्शन है और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें विद अनदर पार्टनर, तो वो दूसरे पार्टनर को कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकती है? ट्रेपोनीमा पैलेडम। और ये बैक्टीरिया जब ट्रांसफर होती है तो इट कैन काज अ डिजीज नोन एज सिफिलिस। इसको क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। याद है कि नहीं? तो सिफिलिस इज अ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड ना। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि पार्टनर में से एक पार्टनर इन्फेक्ट होना चाहिए किस बैक्टीरिया से? ट्रेपोनीमा पैलेडम।